ओके, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो हम लोगों ने कल ऑल 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था बिजनेस वैल्यूएशन का, एफएम का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस वैल्यूएशन। इसमें कुछ नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर याद आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, एसेट्स का टोटल, शॉर्ट में रिकॉल करियो, मेक अ टोटल ऑफ ऑल योर एसेट्स। फर्स्ट मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तीन मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सेकंड मेथड इज यील्ड मेथड एंड थर्ड वन इज अ फेयर वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या करेंगे, मेक अ टोटल ऑफ ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सपेंसेस। सिर्फ एक्सपेंसेस छोड़ दो, बाकी सारे एसेट्स का टोटल करो। रिवाइज वैल्यू दिया रहेगा तो रिवाइज वैल्यू कंसीडर करो, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू कंसीडर करो। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मेक अ टोटल ऑफ ऑल एसेट्स। इसमें से माइनस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी साइड का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व छोड़ के बाकी की सारी लाइबिलिटीज क्या करोगे, माइनस करोगे। आपको मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यू गॉट अ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। अब ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वी गॉट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। खत्म, बराबर है। यील्ड वैल्यू में 3 स्टेप्स होते हैं। पहले एफएमपी फाइंड आउट करना है। एफएमपी के लिए चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पता है आपको, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकता है, जर्नल रिजर्व, एनी रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करो, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड माइनस करो, देन यू गॉट एफएमपी। फर्स्ट स्टेप खत्म। फिर चाहिए रेट ऑफ एफएमपी। रेट ऑफ एफएमपी के लिए फॉर्मूला क्या है, एफएमपी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100, यू गॉट अ सेकंड पॉइंट, दैट इज द रेट ऑफ एफएमपी। एंड थर्ड वन इज अ यील्ड वैल्यू, उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ एफएमपी, मतलब सेकंड फॉर्मूला का आंसर डिवाइडेड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का पेड अप वैल्यू। ये 3 स्टेप करेंगे, यू गॉट अ लास्ट स्टेप में आपको मिलेगा यील्ड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एंड फिर फेयर वैल्यू में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर प्लस यील्ड वैल्यू का आंसर डिवाइडेड बाय 2। तो फेयर वैल्यू इज द एवरेज ऑफ इंट्रिंसिक एज वेल एज व्हाट, यील्ड वैल्यू। समझ में आया? गुड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017। लाइबिलिटीज रुपीज एंड एसेट्स रुपीज 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 5 लाख, जर्नल रिजर्व 1 लाख, ठीक है। गुडविल बिल्डिंग देके रखा है एसेट साइड में, डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर, बिल पेएबल, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बैंक एज वेल एज व्हाट, स्टॉक। ये बैलेंस शीट अवेलेबल है फॉर द लास्ट 5 years ended 31st March। कंपनीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन बिलो। तो हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 ईयर का अवेलेबल है, तो दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट एंड देन एफएमपी। क्लियर हो रहा है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इनका सबका टोटल डिवाइडेड बाय 5, यू गॉट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद कंपनी सेट असाइड 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर जर्नल रिजर्व। कंपनी ने कितना साइड में रखा है, जर्नल रिजर्व के लिए 10%। द फेयर रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज मे बी टेकन एट अ 10%, दिस इज एनआरआर। फेयर रिटर्न मतलब आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न्स मिलेगा, दैट इज नोन एज एनआरआर, एंड दैट एनआरआर इज अ 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। कौन सा मेथड बोला एक्चुअल में, ओनली यील्ड मेथड, बट आई होप आप फर्स्ट मेथड भी तो कर सकते हैं, इंट्रिंसिक मेथड। इसमें सब डेटा अवेलेबल है, बैलेंस शीट अवेलेबल है, तो आप इसमें तीनों मेथड्स करोगे। फर्स्ट वन इज अ विच मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, सेकंड वन इज अ विच मेथड, यील्ड मेथड, एंड थर्ड वन इज अ व्हाट, फेयर वैल्यू मेथड। सम क्लियर हो गया? क्या आप ये कर सकते हो? गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विपुल प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन 31st March 2007 द बैलेंस शीट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी डिस्क्लोज द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। लाइबिलिटीज रुपीज एंड एसेट्स रुपीज 80,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, देन देयर इज अ व्हाट, जर्नल रिजर्व, ये रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व्स है। 11% डिबेंचर एंड करंट लाइबिलिटीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एसेट साइड में गुडविल, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, नॉर्मल एसेट्स आर देयर। ऑन 31st March 2007 गुडविल ऑफ द कंपनी इज वैल्यूड 1 lakh, with the other fixed assets are valued at 7 lakh। गुडविल का वैल्यू कितना है, 1 lakh है। अदर फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना है, दिस इज अ रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ योर एसेट्स, एसेट्स का रिवाइज वैल्यू है। द नेट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी अमाउंटेड टू 1,03,200 फॉर 4-5, 1,04,000 फॉर 5-6, 1,03,300 फॉर 6-7 एवरी ईयर, एंड अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ द प्रॉफिट। हर साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट का 20% अर्न वॉज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। मतलब क्या, जर्नल रिजर्व के लिए हम लोग कितना ट्रांसफर करें, जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स, उसका 20% ट्रांसफर टू रिजर्व। आफ्टर दैट
Then a return 10% on the investment is considered the fair return of the industry. फेयर रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री मतलब इस टाइप के बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको नॉर्मली 10% मिलेगा, तो 10% मिलेगा, वो 10% इज अ व्हाट, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया? ओके। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर बाय यील्ड मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड बोला है? यील्ड मेथड इज आल्सो नोन एज अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसी को क्या बोला जाता है? अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी बोला जाता है। बट आप इसमें सब कुछ सॉल्व करेंगे। विच वन? इंट्रिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, बिकॉज एसेट्स का रिवाइज वैल्यू भी दिया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा एसेट्स का रिवाइज वैल्यू किस तरह से कंसिडर करते हैं। क्लियर है? कर सकते हो क्वेश्चन? गुड। ओके, now we are starting with the question number 14. C Limited has declared a dividend during the first 5 years is as follows. Year में है 5, 6, 7, 8, 9. तो 5 years rate of dividend is given. तो each and every year में कंपनी कितना dividend दे रही है उसका percentage is already available. That is 12%, 14%, 18%, 21%, 24%. Average rate of return prevailing in the same industry is a 15%. ये same industry, fair return, ये wording आया तो समझ जाओ. This is a what? NRR, normal rate of return. Calculate the value per share of rupees 10 C Limited based on the dividend yield method. अब dividend yield method means we have to find out the yield method on the dividend basis. Clear है? इसमें पहले निकाला जाता है average dividend. Average dividend मतलब rate of dividend का सबका total divided by 5. You got average rate of dividend? Okay. फिर yield value का formula directly आएगा average rate of dividend divided by NRR into paid up value per share. क्लियर है? मतलब जहां पे आप एफएमपी के लिए रेट ऑफ एफएमपी यूज करते थे, यहाँ पे यूज हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। खत्म, इजी था ये सब। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 15. द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन 31st March 2009 इज गिवन बिलो. लाइबिलिटीज रुपीज एंड एसेट्स रुपीज. इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख ऑफ रुपीज 10 ईच. जर्नल रिजर्व 15 लाख, डिबेंचर 10 lakh, creditor, bank overdraft and provision for taxation. ये डिबेंचर, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. तो इक्विटी शेयर एंड रिजर्व छोड़ के सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी. सही है? ओके, कम टू द एसेट साइड. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, इन्वेंटरी दैट इज अ स्टॉक, कैश एंड बैंक, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट के एसेट साइड है. बट जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इग्नोर करो, वो कंसिडर नहीं होता. नाउ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द पास्ट 4 ईयर इज गिवन बिलो. ईयर्स है, प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर का. एवरी ईयर कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व. इच एंड एवरी ईयर कंपनी क्या कर रही है? ट्रांसफर करिए. कितना? जर्नल रिजर्व में 20%. द इंडस्ट्रीज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, दैट इज एनआरआर. And on 31st March 2009, independent valuer, expert valuer has assessed the value of following assets. तो assets का revised value दिया है. तो जब भी हम लोग intrinsic value find out करेंगे तो जिन assets का revised value है, market value, वो consider करेंगे. और जिनके लिए market value नहीं है उसके लिए क्या consider करेंगे? book value. सही है. तो land 25 लाख, बिल्डिंग 40 लाख, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इनका सबका रिवाइज वैल्यू, बाकी सबका बुक वैल्यू. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द वाई लिमिटेड. वाई लिमिटेड का क्या फाइंड आउट करना है? फेयर वैल्यू. तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज व्हाट, फेयर वैल्यू. क्लियर हो गया? गुड. Okay, now we are starting with the question number 4 of business valuation. On 31st March 2014, the balance sheet of the Gomti Limited was as follows. Balance sheet available है, observe करो. Authorized share capital 20,000, equity share of 100 each. उसमें से issued दिया है तो authorized value is ignore. Yes or no? अब issued share capital consider करेंगे. Issued and paid up 15,000, equity share of 100 each, 15 lakh. तो क्या हुआ? Issued share capital कितना है बोलो? 15 लाख है. देन कॉल इन एरियर्स रुपीज 20 ईच. उसमें का कॉल इन एरियर्स है और एक शेयर का वैल्यू 20. इसका मतलब कॉल इन एरियर्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो दिस इज नोन एज अ पार्टली पेड अप शेयर. ओके, अभी कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे पता है? कितना अमाउंट है बोलो? 2000 है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 20. कितना आता है? 100. तो 100 नंबर ऑफ शेयर्स है, इन्होंने एक शेयर का 20 रुपीज पेड नहीं किया, राइट? तो दिस इज अ कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एरियर्स मींस वी कैन से दैट अमाउंट इज नॉट पेड मींस पार्टली पेड अप शेयर. क्लियर हो गया? तो अभी तक के जितने भी सम किए उसमें सारे के सारे शेयर फुल्ली पेड अप थे. ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमारे शेयर्स कौन से शेयर है? पार्टली पेड अप है. ठीक है, आगे देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट देके रखा है. देन क्रेडिटर अवेलेबल है. क्रेडिटर का मतलब आपको सबको पता है, लाइबिलिटी. बैंक ओवरड्राफ्ट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज्ड डिविडेंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक. द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग द टैक्स इज गिवन बिलो. 31st March 2012, 1,72,500, 11, 10, then what?
9 and 8 टोटल 5 years का प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट के बारे में कुछ बोला है? यस, इट इज आफ्टर टैक्स, बोला है ना, the after providing the tax. So this is a profit after tax. On 31st March 2012, land and building was valued at 3,75,000 and plant and machinery was 2,25,000. दोनों का रिवाइज वैल्यू दिया है, तो बैलेंस शीट में जाओ, लैंड एंड बैलेंस शीट में जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को टिक करके रखो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका रिवाइज वैल्यू है, तो अमाउंट लिखते हो तो आप रिवाइज वैल्यू कंसिडर करोगे, ठीक है। नाउ the normal rate of return is 8%, that is a NRR, and goodwill is to be valued at 67,800. तो goodwill का भी revised value available है, yes, तो goodwill को टिक करो, अगर दिया है नहीं दिया है तो डायरेक्टली लिखोगे। Find the intrinsic value of the fully paid up and partly paid up share and consider the closing capital employed as a average capital employed. उन्होंने बोला कि capital employed अगर कंसिडर करना है वो closing ही average है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मेथड बोला है वो सोचो, इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, assets minus liabilities, that is the external liability। करते हैं स्टार्ट, ओके। बस फर्क इस बहुत पता है, डिफरेंस क्या है ना, इस क्वेश्चन में हमारे शेयर पार्टली पेड अप है, तो पार्टली पेड अप आएगा तो कुछ स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, तो हम लोगों को फुल्ली पेड अप का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है एज वेल एज पार्टली पेड अप का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया, ओके। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे टेबल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाला। तो ड्रॉ किया टेबल, इनर कॉलम एज वेल एज आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज अमाउंट। चलो स्टार्ट करो, एसेट साइड में जाओ, फर्स्ट एसेट्स इज व्हाट, रिवाइज वैल्यू 3,75,000 इनर कॉलम, नेक्स्ट कितना 2,25,000, नेक्स्ट फिर 250, नेक्स्ट, अच्छा 4,50,000, नेक्स्ट 9,07,500, नेक्स्ट नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट 67,800, खत्म। आई होप ऑल एसेट्स आर ओवर। तो एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, सारे एसेट्स के इनका करो टोटल, कितना आता है, and this is known as a what, total assets। इसमें से माइनस करेंगे what, सही है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहाँ से आएगा बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी है दिया हुआ है, क्या क्या दिया है एक्सटर्नल लायबिलिटी में बोलो, यस बैंक ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट वन क्रेडिटर 1,15,500, नेक्स्ट, हाँ 1,00,000, हाँ नेक्स्ट, खत्म। कर लो इनका टोटल, कितना आ रहा है, कितना, लायबिलिटीज का टोटल करो प्लीज, 3 लाख, हाँ माइनस करो कितना, हाँ, and this is known as a what, amount available to equity share and preference share capital या तो होल्डर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे what, शायद नहीं है, नहीं है ना, तो डैश, फिर क्या मिलेगा 18,47,800, and this is a amount available to, लेते हैं ना, this is amount available to, अभी हमारे शेयर पार्टली पेड अप है ना, तो इसको लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल टू पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। अब जब भी शेयर्स पार्टली पेड अप है तो डायरेक्टली इसके आगे और 2-3 स्टेप बढ़ेंगे। अब एज्यूम करो कि जितना पैसा नहीं आया था वो मिल गया, राइट, इसको बोलते हैं नोशनल कॉल। क्या बोला जाता है इसको, नोशनल कॉल। तो यहाँ पे करेंगे एड व्हाट, नोशनल कॉल, और नोशनल कॉल का अमाउंट हमेशा ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, ऐड। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बोला था मैंने, कॉल एरियाज ही नोशनल कॉल है, जितना पैसा नहीं मिला था नाउ एज्यूम दैट इट विल बी रिसीव्ड, तो कितने मिल रहे हैं अभी
2000, सही सही है ना। 2000 मिला मतलब ऐड करो तो कितना आएगा 18,49,800 एंड दिस इज अमाउंट अवेलेबल टू whom? fully paid up equity share capital. डन, समझा आपको क्या किया। तो ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है फुल्ली पेड अप के लिए। इसके बाद क्या होगा, बस यहाँ तक खत्म। तो एक्चुअल में व्हेन पार्टली पेड अप शेयर है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आया, जो पैसा नहीं मिला था एज्यूम दैट पैसा मिल गया, कॉल इन एरियाज इज रिसीव्ड, इसलिए उसको लिखा नोशनल कॉल, और जितना नहीं मिल रहा है उसको ऐड कर दिया। अब ये पूरा अमाउंट अवेलेबल है फुल्ली पेड अप के लिए, तो यहाँ लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, वर्डिंग क्या आएगा देखो, फुल्ली पेड अप equity share capital is equal to, formula is normal, amount available to equity share divided by what, number of equity shares। सही है। तो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कितना है बोलो, यही लास्ट वाला 18,49,800 एंड हाउ मच इज द अमाउंट नंबर ऑफ शेयर, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 15,000 है, करो डिवाइड, कितना आया, इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर फुल्ली पेड अप शेयर कितना आया 123.32, तो ये हुआ रुपीज 123.32 पर शेयर, ये फुल्ली पेड अप। मतलब कुछ लोग ऐसे उन्होंने सारे पैसे दे दिए तो उनको क्या बोला जाता है फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप के लिए इतना मिलेगा। बट कुछ शेयर होल्डर ऐसे कि जिन्होंने हम लोगों को ऑल पैसा नहीं दिया, सारे पैसे नहीं दिए, तो उनको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर। अब एक शेयर होल्डर ने कितने रुपीज का पैसा नहीं दिया था, 20 रुपीज इज नॉट गिवन, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जिन्होंने पूरा पेड किया उनके लिए एक शेयर का वैल्यू। अभी हम लोग फाइंड आउट, ये था पॉइंट नंबर ए, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट नंबर बी, इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर विच शेयर्स, यस पार्टली पेड अप शेयर इज इक्वल टू, फुल्ली पेड अप का वैल्यू कितना था 123.32, इसमें से जितना पेड नहीं है कॉल एरियर्स है उसको माइनस करो, 20 रुपीज पर शेयर कॉल एरियर्स है ना, दिया है देखो क्वेश्चन में, वो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 103.32 मिल गया। तो दिस इज अ इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पार्टली पेड अप शेयर, दैट इज अ रुपीज दिस पर शेयर, हो गया फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप। तो जब भी क्वेश्चन फुल्ली पेड अप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमाउंट आएगा, इसको सीधा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो। बट व्हेन द शेयर्स आर पार्टली पेड अप तो नोशनल कॉल करके ऐड करो, पार्टली पेड अप के लिए टोटल अमाउंट मिलेगा, इसको डिवाइड करो, फुल्ली पेड अप का वैल्यू मिला, इसमें से जितना पैसा नहीं मिला जो कॉल एरियर्स है राइट उसको माइनस करो, हो गया, इजी था, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 6। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, तो इसको स्टार मार्क करके रखो, एग्जाम के टाइम पे आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। द बैलेंस शीट ऑफ द हिंदुस्तान कंपनी एज ऑन 31st March 2007 इज गिवन बिलो, बैलेंस शीट है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच एंड इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच पेड अप। यहाँ पे शेयर्स पार्टली पेड अप है कि शेयर फुल्ली पेड अप है, अच्छी तरह से रीड करके बताओ, रीड करके बताओ। फर्स्ट इक्विटी शेयर है 100 ईच, 20 लाख बोला है, फिर बोला है इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच पेड अप, एक शेयर का वैल्यू ही 50 है, ऐसा नहीं कि शेयर का वैल्यू 100 है उसमें से 50 पेड अप है, बोला है क्या, नहीं। फर्स्ट मींस वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ शेयर, एक का पेड अप वैल्यू, एक का एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू 100 है एंड दूसरे इक्विटी शेयर है उनका एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू कितना है 50 है, तो वी आर हैविंग अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द शेयर्स जो कि फुल्ली पेड अप है, ये पार्टली पेड अप वाला क्वेश्चन नहीं है, लॉजिक क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, एक का नॉमिनल वैल्यू 100 है, अनदर टाइप का नॉमिनल वैल्यू 50 है, ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ग्रेजुएटी फंड है, ऑल दीज आर रिजर्व्स, ग्रेजुएटी फंड इज आल्सो रिजर्व, इसको साइड में रखो। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, डेप्रिसिएशन फंड भी हम लोग लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे या तो एसेट्स में से माइनस करेंगे। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 50,000 लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी, एसेट्स में गुडविल, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड प्रीपेड expenses and preliminary expenses. Dividend paid for last 3 years was 12%, 11%, 12%. Dividend को थोड़ा साइड में रखो, देखेंगे कहाँ यूज होता है। Now, normal rate of return is already given. कितना देखा रखा है normal rate of return बोलो 10%. Now, fixed assets worth of how much? 8,000 हमारे फिक्स, सॉरी 8 लाख का फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू है। गुडविल इज वैल्यू 5,68,666, तो इसको भी टिक करके रखो। डेटर आर कंसिडर बैड फॉर 30,000, तो बैड डेट्स है जो कि डेटर्स में से माइनस करके लिख सकते हो, तो डेटर्स को टिक करके रखो,
ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्या बोला है, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस करके जो लाइबिलिटी है अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, नो लॉन्गर रिक्वायर्ड मतलब इन फ्यूचर में ये नहीं आएगा, तो प्लीज गो टू द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस क्रॉस मार्क करके छोड़ दो। नाउ देयर इज अ क्लेम फॉर द बोनस अमाउंटिंग 1 लाख इज लाइकली टू बी पेड, ये न्यू लाइबिलिटी आया, तो लाइबिलिटीज क्या होती है, माइनस होती है ना, हाँ, तो लाइबिलिटी 1 लाख का माइनस होगा। एंड प्रॉफिट फॉर द 3 years आफ्टर टैक्सेशन ऑफ 3,50,000, 4,80,000 एंड 4,00,000 व्हाट 60,000, दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारे हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है, बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल है, नथिंग एल्स, नॉर्मल सम है, और कुछ है क्या इसमें, चेक करो। तो इस क्वेश्चन में ना कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज गिवन है और कुछ लाइबिलिटी ऑलरेडी क्या अवेलेबल है वो कैंसिल हो रहा है, ये डिफरेंट है इसमें। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द टू टाइप ऑफ शेयर, वी आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ शेयर, फर्स्ट वन इज अ 100 वैल्यू 100 शेयर मतलब ₹100 पर शेयर, एंड सेकंड वन इज ₹50 पर शेयर, और उन्होंने बोला फेयर वैल्यू निकालना है। फेयर वैल्यू में कितनी मेथड्स आती है, 2 मतलब 3, बट पहले इंट्रिंसिक देन व्हाट यील्ड एंड देन दोनों का एवरेज। ओके करे स्टार्ट, ओके ठीक है। फर्स्ट वन, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर व्हाट, फर्स्ट कौन सा मेथड रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर में क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले नॉर्मल कंसेप्ट इज व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो कितने एसेट्स हैं, चलो बोलो फटाफट, रिवाइज वैल्यू कंसीडर करो, नहीं दिया रहेगा तो बुक वैल्यू बोलो, कितना 5,68,666 गुडविल। नेक्स्ट वन, हाँ कितना, नेक्स्ट टोटल करते रहो तब तक कोई तो, स्टॉक कितना 12 लाख। नेक्स्ट 14,50,000, अच्छा तो 14,50,000 माइनस 30 यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, 14,50,000 माइनस 30,000 इट विल बी 14,20,000, यस। नेक्स्ट कैश 1 लाख, प्रीपेड, नेक्स्ट खत्म। अब इनका करो टोटल, ये मैंने उसी लाइन में लिखा 666, उसी लाइन में लिखा तो कोई हेडिंग नहीं। अब लेस आउटसाइडर लाइबिलिटी, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, गो टू द लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व छोड़ दो, बाकी सब कुछ आएगा। जरा लाइबिलिटी साइड में जाओ, क्या क्या है, इक्विटी शेयर छोड़ो, यस इक्विटी शेयर दोनों छोड़ देना, जनरल रिजर्व छोड़ो, पीएनएल छोड़ो, फिर आएगा व्हाट, हाँ कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 2,50,000, नेक्स्ट वेट 2,50,000, बीओडी, नेक्स्ट खत्म ना, वेट ये तो सब हो गया ना बैलेंस शीट वाला। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, उन्होंने बोला ये कैंसिल हो गया तो नहीं आया। तो गो टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में जाओ, क्या था एक्स्ट्रा लायबिलिटी, बोनस वाला एक्स्ट्रा लायबिलिटी, और वो कितना है बोलो 1 लाख, तो करो इनका टोटल कितना आया, पक्का ना, खुद से कैलकुलेट करना प्लीज, 8,50,000 करो माइनस, कितना आया 32,58,666, और ये जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, हाँ बस इसको फाइनल नहीं बोल सकते, प्रेफरेंशियल्स है क्या, नहीं है, तो यही रहेगा हमारा व्हाट, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। प्लीज ध्यान दो, बस प्रॉब्लम ये है कि वी आर हैविंग अ टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स, हाँ या ना, हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू के शेयर है, जिसका एक का फेस वैल्यू 100 है, दूसरे का 50 है, तो आप डायरेक्टली दोनों का टोटल करके डिवाइड नहीं कर सकते। अगर दो डिफरेंट टाइप के शेयर्स है तो आपको करना क्या है, ये जो अमाउंट अवेलेबल है कितने का है 32,58,666, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक इक्विटी शेयर जिनका नॉमिनल वैल्यू कितना है बोलो 100, और दूसरा इक्विटी शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है बोलो 50, है कि नहीं है, यस और नो। तो अगर कितना अमाउंट हो गया, अब अच्छा इसका अमाउंट कितना है वो भी बताओ, एक्चुअल अमाउंट कितना है इक्विटी शेयर 100 वाला 20 लाख है, राइट, इसको शॉर्ट करो, मतलब इसका रेशो निकालो, क्या रेशो हो जाएगा एक्चुअल में देखा जाए तो,
इसका मतलब टोटल जो अमाउंट है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, इसमें ये डबल है तो इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, सिंगल, मतलब 1। तो ये जो टोटल अमाउंट है इसको हम लोग इस रेशियो पे डिवाइड करेंगे, तो जितना इक्विटी शेयर कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट है उस रेशियो के ऊपर ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड हो जाएगा। तो करो डिवाइड प्लीज। तो यहाँ लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर 100 पर शेयर, उसके लिए फॉर्मूला होगा वही, कुछ अलग नहीं, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, लिखा हुआ सही है। बोलो कितना आया, इसका डिवाइड कैसे किया पता है, डिवाइडेड बाय 3 करो, इंटू 2 करो, बोलो कुछ गड़बड़ है, बोलो पक्का। हाँ नहीं लेना चाहिए, बराबर, मुझे लगा कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा सुनो, अगर हम लोगों को एसेट्स का रिवाइज वैल्यू दिया है तो डेप्रिसिएशन नहीं आता, और अगर एसेट्स का रिवाइज वैल्यू नहीं है तो डेप्रिसिएशन आता है, समझा ना, क्योंकि रिवाइज वैल्यू दिया मतलब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करके दिया है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, सही है। हाँ अब राइट है, किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके अब देखो 32,58,666 को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, कितना आया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, नहीं 21 लाख आएगा, ये 32 लाख है ना, हाँ बोलो 21 लाख, हाँ 444, सही है। और ये वाला वैल्यू नहीं समझा कैसे करना है, लो कैलसी पे लो, 32,58,666 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल, रेशो का टोटल क्या है 3, हाँ करो कितना आता है, कुछ तो अमाउंट आया, उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, हाँ अभी आया पहला। अब सेम इसका भी कैसे करोगे, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, कितना आया, वेरी गुड, समझा। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर 100 पर शेयर का लिए क्या करोगे, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर 100 पर शेयर का कितना है 21,72,444 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, जिसका एक शेयर का वैल्यू 100 है, कितने नंबर ऑफ शेयर है, चेक करो 20,000, हाँ तो लिखो यहाँ पे आएगा 20,000, करो वैल्यू प्लीज, 108.62 पर शेयर, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, सही है ना, ये ए हुआ। अब बी भी फाइंड आउट करना है, व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कितना पेड अप है 50 पर शेयर है, उसके लिए सेम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हो, तो अमाउंट कितना होगा 10,68,000, 86 है कि 68 है, जरा बताओगे, ओके 86 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर के लिए क्वेश्चन में जाओ प्लीज, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 करो, कितना आया 20,000, आपको समझ में आया, इंट्रिंसिक वैल्यू खत्म। अब कौन सा वैल्यू करना है बोलो, इल्ड वैल्यू, इल्ड वैल्यू में क्या है आपको सबको पता है, क्या क्या करते हैं इल्ड वैल्यू में, ध्यान देना, पहला इल्ड सेकंड मेथड स्टार्ट करें, नहीं डिविडेंड को छोड़ दो, मत करना, बहुत ज्यादा मेथड्स हो जाएगा, तो डिविडेंड कंसीडर मत करो, इल्ड वैल्यू मेथड नॉर्मल एफएमपी से निकालो, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट भी देके रखा है, हाँ ना, ओके तो इल्ड वैल्यू मेथड, बट एफएमपी से तो करना ही होगा ना, उसको स्किप नहीं कर सकते आप, डिविडेंड को स्किप कर सकते हो, बट इल्ड में आपको जो एफएमपी देके रखा है उसको स्किप नहीं कर सकते, तो उसी मेथड से करो, समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए बोले, इसको स्टार्ट करने से पहले, हाँ अभी एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ आप मुझे बताओगे कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में, पहला प्रॉफिट कितना, हाँ नेक्स्ट वन, वेट एडिशन करना मत, रुको 4,80,000, देन ये कौन सी ईयर का है, 3 ही साल है क्या, अभी ध्यान देना, थर्ड ईयर का प्रॉफिट में डायरेक्टली ऐड नहीं करूंगी, उसके पहले हम लोगों को एक वर्किंग नोट बनाना होगा, क्यों उसका रीजन बता दो, वर्किंग नोट में लास्ट ईयर का ईयर कौन सा है, ईयर 3 दिया है कि ईयर अवेलेबल है, ठीक है ईयर थर्ड इज अ करंट ईयर एज्यूम होता है, ऑब्वियसली ना, लास्ट के ईयर है 1 2 और अभी का ईयर कौन सा ईयर रहेगा, करंट ईयर रहेगा, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आपको कितना दिखाई दे रहा है 4,60,000, बट सम एडजस्टमेंट्स आर देयर, क्या क्या है, कुछ लायबिलिटीज कैंसिल हो गई,
बैड डेब्ट्स हुआ, तो इनकी वजह से करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है, तो वो एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट कंसिडर होगा। अभी बैड डेब्ट्स होगा तो प्रॉफिट विल बी डिक्रीज, हाँ या ना? आरडीडी नहीं बोल रही हूँ मैं, बैड डेब्ट्स बोल रही हूँ। आरडीडी अलग है, बैड डेब्ट्स अलग है। बैड डेब्ट्स मींस श्योर शॉट इट विल बी नॉट रिसीव, मतलब वो लॉसेस है, बराबर है। एंड आरडीडी का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, शायद पैसा नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ माइनस नहीं होता। बट देयर इज अ बैड डेब्ट्स, कितने का बैड डेब्ट्स था बोलो, कितना? तो 30,000 यहाँ पे क्या होगा? माइनस। एक न्यू लायबिलिटी जनरेट हुआ, कौन सा? बोनस, कितने का? 1 लाख का, तो यहाँ लिखेंगे लेस बोनस पेएबल, कितने का? 1 लाख का। ये भी तो माइनस करेंगे, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, क्योंकि बोनस ईच एंड एवरी ईयर माइनस करते हो, ठीक है। एंड एक लायबिलिटी कैंसिल हो गया, जो था बट कैंसिल हो गया, तो ये क्या करना चाहिए? इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो इसको ऐड करेंगे। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कितना है वो बोलो? 50,000। अब करो इनका कैलकुलेशन। यस, 3,80,000, तो ये हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट प्रॉफिट। किसी को कुछ डाउट है क्या? जो प्रॉफिट हम लोग यहाँ यूज करेंगे 3,80,000 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 3, ये पॉइंट भी नहीं हुआ इसमें, समझ में आया? करो, कितना आता है? डिवाइड करके बताना। 4,03,333 and this is known as a which profit? Average profit is equal to 4,03,333। बट आपको हमेशा क्या चाहिए बोलो? एफएमपी चाहिए, हाँ या ना? तो एफएमपी का फॉर्मेट क्या है? तो पहला स्टेप, एफएमपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, है क्या? कुछ चेक करो। ट्रांसफर टू रिजर्व और माइनस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। तो 4,03,333, ये दोनों डैश, तो एफएमपी भी कितना आया? 4,03,033। डन, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करते हो बोलो इल्ड मेथड में? रेट ऑफ एफएमपी, सही है। रेट ऑफ एफएमपी क्या फॉर्मूला है बोलो रेट ऑफ एफएमपी का? एफएमपी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू व्हाट? 100, सही है। चलो बोलो पहला रेट ऑफ एफएमपी कैसे निकालेंगे? कितना है टोटल इक्विटी? पहला वैल्यू कितना है एफएमपी का? 4,03,333। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख। टोटल ले लो चलेगा, रेट ऑफ एफएमपी दोनों के लिए कॉमन आता है, इंटू 100, 13% ये आया रेट ऑफ एफएमपी। थर्ड स्टेप क्या होगा? यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसमें दो कैटेगरीज बनेगा, क्योंकि एक का वैल्यू, फॉर्मूला क्या बनता है पहले वो बताओ, क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय व्हाट? इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, सही है ना? ओके, अब उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी है। रेट ऑफ एफएमपी कितना था? 13.44। एनआरआर कितना परसेंट है बोलो? 10, तो 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। दो कैटेगरी के शेयर है, पहला पेड अप वैल्यू कितना है? 100 है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आता है? 4। एंड सेकेंड वन बी कैटेगरी, अगेन 13.44 डिवाइडेड बाय 10 इनटू कितना होगा? 50। दो कैटेगरी के शेयर्स है ना इसके लिए, यस 67.2। और ये हो गया विच मेथड? यील्ड मेथड। अब कौन सा मेथड आता है? थर्ड वन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर्मूला क्या है बोलो? यस, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन इसमें भी दो हो गए, ए क्योंकि दो टाइप के शेयर्स है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में जाओ प्लीज। क्या मेथड वैल्यू था 100 के लिए? 108.62। 108.62 प्लस 100 का वैल्यू कितना था? 134.4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा? पर शेयर, रुपीज पर शेयर लिखना भूलना मत, राइट? वैसे बी का सेकेंड कैटेगरी के शेयर कितने हैं देखो, उसका कितना वैल्यू है? 54.31 प्लस 67.2 डिवाइडेड बाय व्हाट? रुपीज पर शेयर। आपको समझ में आया सम कैसे करना है वो? यस और नो? एनी डाउट इन दिस? ओके, okay, now we are starting with the question number 11.
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर. वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है. 1009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच है. 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बट 8 पेड अप. तो इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है? पार्टली. एक शेयर का वैल्यू 10 था बट पेड अप कितना है 8. तो कितने का कॉल नहीं किया? 2 का. ठीक है, नो प्रॉब्लम, छोड़ो, कोई बात नहीं. 2 लाख. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. रेट ऑफ टैक्स 40%. ट्रांसफर टू रिजर्व, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, दैट इज एनआरआर. क्या करने के लिए बोला? अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन. बस बोला है वैल्यू ऑफ शेयर. कौन सा मेथड यूज करोगे? क्या लगता है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? यील्ड वैल्यू. इंट्रिंसिक के लिए क्या चाहिए? एसेट्स एंड लायबिलिटी चाहिए. है क्या? नहीं है. इवन लायबिलिटीज भी नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं कर सकते. और इंट्रिंसिक नहीं कर सकते तो फेयर वैल्यू भी नहीं कर सकते. तो कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा आपको? यील्ड वैल्यू मेथड. अब यील्ड वैल्यू का पहला स्टेप क्या चाहिए बोलो? एफएमपी. एफएमपी के लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट. ध्यान दो, पहला स्टेप कौन सा था? एफएमपी. एफएमपी के लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट. वो भी कैसे चाहिए? आफ्टर टैक्स. तो आपको कौन सा कैसा दिया? बिफोर टैक्स. जो भी दिया यहाँ लिखोगे, उसमें से टैक्स को क्या करोगे? माइनस. यू गॉट व्हाट? एवरेज प्रॉफिट. और वो भी कैसे मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स. सही है, मिल गया एवरेज प्रॉफिट. तो अभी एफएमपी के लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट. वो मिला, जो अमाउंट आया वही कॉपी कर लो. उसमें से माइनस करते हैं ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व. और क्या माइनस करते हो? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. जो भी दिया रहेगा माइनस करोगे. एंड देन यू गॉट, उसके बाद क्या मिलेगा बोलो? क्या कैलकुलेट कर रहे हो? एफएमपी. पहला स्टेप यही था ना, एफएमपी. सेकेंड इज व्हाट? रेट ऑफ एफएमपी. क्या फॉर्मूला है? एफएमपी जो भी ऊपर का है वो डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू. इक्विटी शेयर का फुल वैल्यू चाहिए. कितना है जरा इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू जरा चेक कर लो प्लीज. कितना दिया है? पेड अप वैल्यू चाहिए तो कितना है? 2 लाख है. तो हम लोग भी कितना लिखेंगे यहाँ पे? 2 लाख. यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फुल्ली पेड अप लेना है कि जितना दिया उतना ही लेना है. जितना दिया है उतना ही लेना. तो जितना कितना दिया था? 2 लाख दिया था तो 2 लाख ले लिया. इनटू व्हाट? 100. इसमें आपको एक रेट ऑफ एफएमपी मिलेगा. सही है. सेकंड स्टेप समझ में आया? मैंने अमाउंट नहीं लिखा, उसके बदले में क्रॉस मार्क किया. थर्ड स्टेप क्या होता है बोलो? यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर. फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ एफएमपी डिवाइडेड बाय इनटू क्या वर्डिंग है? पेड अप वैल्यू पर शेयर. इसमें क्या होगा? रेट ऑफ एफएमपी है आपके पास, है ना? एनआरआर भी अवेलेबल है. अब पेड अप वैल्यू पर शेयर में उतना ही वैल्यू आएगा जितना पेड अप है. कितना पेड अप है? 8. तो 10 के बदले में क्या होगा? 8. तो 8 यहाँ पुट करेंगे एंड सम को सॉल्व करेंगे. समझा? किसी को कोई डाउट है? बट अगर समझ लो क्वेश्चन में कुछ शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप है और कुछ शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो क्या करते थे? तो यील्ड वैल्यू 2 बार निकलता था. एक फुल्ली पेड अप वाला वैल्यू लो एंड दूसरा पार्टली पेड अप वाला. ऐसे 2 टाइप से हम लोग यील्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया ये सम? गुड. Okay, now we are starting with the question number 19. Following particulars are available in the respect of the Good Luck Limited. Capital 450, 60% preference share of 100 each fully paid up and 4,500 equity share of 10 each fully paid up. क्या पता चला? कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर है? 450 नंबर ऑफ शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर, और एक का वैल्यू कितना है बोलो? 100 है. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया? 450 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बनता है बोलो? 45,000. ये कौन से शेयर्स हो गए? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट वन इज 4,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. तो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 4,500 इंटू 10 अगेन कितना होगा बोलो? 45,000. ठीक है. आगे दिया एक्सटर्नल लायबिलिटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस. एवरेज प्रॉफिट, average expected profit after taxation earned by the company is 8,500. This is a profit after tax. That is the average profit after tax. Directly given है, मतलब ये वाला point already available है. Average profit after tax. Normal profit earned on the market value of the equity share fully paid up on the same type of companies is a 9%. This is a what? NRR, right? उसके बाद 10% of the profit after tax is transferred to reserve. कहाँ जाएगा ये? ट्रांसफर टू रिजर्व. नॉर्मल है. ओके. फिर क्या बोला गया? कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड वैल्यू पर इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड यील्ड बेसिस. ठीक है, डिविडेंड बोला है बट डिविडेंड यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, तो आपको नॉर्मल सम सॉल्व करना है. कौन से बेसिस के ऊपर? यील्ड बेसिस के ऊपर. ठीक है. एंड लास्ट में देखो क्या बोला है? अज्यूम दैट आउट ऑफ द टोटल एसेट्स वर्थ 350 आर 50 ईयर्स. अब मुझे बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए नॉर्मली आप क्या करते हो? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. एसेट्स है क्या? नहीं है. तो आपको लायबिलिटी अप्रोच यूज करना है. लायबिलिटी अप्रोच में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यस और नो? तो यहाँ ध्यान दो, अगर आप लाइबिलिटी अप्रोच यूज करेंगे तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ये कर रहे हैं, जिसमें लाइबिलिटी अप्रोच पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या होगा बोलो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था अभी तो कैलकुलेट किया 45, प्रेफरेंस शेयर्स भी कितना है 45, प्लस क्या होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितने रिजर्व्स एंड सरप्लस 35, हाँ ना, सबका टोटल कितना, मेरे ख्याल से इतना 1,25,000, हाँ सही है। और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं फिक्टिटियस एसेट्स, इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसिडर नहीं होता क्योंकि ये लायबिलिटी अप्रोच है, तो इसमें से माइनस करेंगे फिक्टिटियस एसेट्स, और वो कितने का है बोलो, ओनली 350, करो माइनस, हो गया। इसको क्या बोला जाएगा, अमाउंट अवेलेबल टू व्हाट, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नॉर्मल। अब इसके बाद नॉर्मल लेस व्हाट, हाँ कितना, यस गुड 45,000, करो माइनस तो कितना मिलता है, कितना, and this is known as what, amount available to whom, इक्विटी शेयर, हो गया। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर कितना है 4,500, यू गॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्लियर हो गया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी अप्रोच दोनों यूज होता है। हमारे क्वेश्चन में अगर एसेट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन यूज अ लायबिलिटी अप्रोच, बट लायबिलिटी अप्रोच आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बच्चे बाय मिस्टेक एक्सटर्नल लायबिलिटी ले लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, समझ में आया? तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इग्नोर कर दो। एनी डाउट इन दिस? गुड। Okay, we are starting with the question number 12. Following is a summarized balance sheet of the company as on 31st December 2010. Liabilities rupees and assets rupees 5,000, 5% preference share of 100 each, 5 lakh, 50,000 equity share of 20 each. ठीक है, इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, जर्नल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, सिक्योर लोन में डिबेंचर, क्रेडिटर, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सटर्नल लायबिलिटी। यस, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, ये नॉर्मल एसेट्स है। फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, फिक्स एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब फिक्स एसेट्स का वैल्यू 10% से कम होगा। इन शॉर्ट, फिक्स एसेट्स कंसिडर्ड ओनली 90%, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन एट 4,50,000, दिस इज द रिवाइज्ड वैल्यू। डेटर्स आर फर्दर रिड्यूस्ड बाय 5%, तो डेटर में से 5% माइनस करोगे, यू गॉट अ रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेटर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एक्रूड ड्यू फॉर 9 मंथ, दे से दैट इंटरेस्ट, डिबेंचर तो है, डिबेंचर इज अ लोन, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी बाकी है 9 मंथ्स का, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, इट इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, याद रखो। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सिंपल है। डिबेंचर का वैल्यू कितना है बोलो, जो बैलेंस शीट में डिबेंचर इज हाउ मच 4 लाख, उसके ऊपर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 6%, तो 6%, और ये कितने मंथ्स का बाकी है 9, 9 डिवाइड बाय 12, करो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 18,000, तो ये जो 18,000 आया ये न्यू लायबिलिटी है जो आपको क्या करना है, माइनस करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, बस ये पॉइंट समझा। ओके, आगे देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड ऑफ 2010 इज आल्सो ड्यू, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी बाकी है, नाइदर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, देना तो है बट बैलेंस शीट में नहीं है, तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। तो और एक पॉइंट आएगा व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर फाइंड आउट होता है, कितना 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट बोलो, 5%, कितना होगा, सही है क्या 25,000, तो दिस इज आल्सो व्हाट, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो बैलेंस शीट में पॉइंट है, इनके अलावा ये 2 पॉइंट आएंगे जो एक्सटर्नल लायबिलिटी में माइनस होंगे, सही है। और एक पॉइंट है आगे देखो, द प्रेफरेंस शेयर्स आर लायबल टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करेंगे तो उनको 10% का प्रीमियम भी देंगे। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन विच मेथड, इंट्रिंसिक, यील्ड की फेयर, तीनों नहीं कर सकते, इंट्रिंसिक कर सकते हो क्योंकि बैलेंस शीट है, यील्ड के लिए क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, एनआरआर, कुछ भी नहीं है, मतलब ओनली फर्स्ट मेथड, दैट इज विच वन, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये क्लियर हो गया। ओके, अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, एसेट्स का टोटल माइनस लायबिलिटी, यू गॉट अ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो समझ में आया। अब ध्यान दो, समझो आपने फाइंड आउट किया अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, समझो आपने ये फाइंड आउट किया जो भी आया हो, अब इसमें से आप क्या माइनस करते हो बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड कर रहे हो क्योंकि रिटर्न दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितने का 5 लाख, तो 5 लाख तो दोगे नो प्रॉब्लम, बट दे से दैट
these shares are redeemed at a premium. मतलब इनको रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम भी दिया जा रहा है 10%. तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, दैट इज 5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%. वो कितना आएगा बोलो, 50,000. ये दोनों माइनस होगा बिकॉज शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम. तो उनको कैपिटल का अमाउंट भी दिया जाएगा, एज वेल एज हम लोग उनको क्या पेड करेंगे, प्रीमियम भी पेड करेंगे. फिर इनको माइनस करके जो भी मिलेगा दैट इज नोन एज अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिर नॉर्मल सम. तो ये पॉइंट भी अलग था, समझ में आया. तो 12th वाले क्वेश्चन में ये जो सेकंड पैराग्राफ है पूरा अलग है, जो अभी तक नहीं था. समझ में आया, गुड. तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें का फर्स्ट कंसेप्ट कंप्लीट हो गया. अभी जो भी सीखेंगे कल से नेक्स्ट लेक्चर से वीए एंड एज वेल एज एमवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड. ओके. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.